दोस्तों स्वागत है आप सबका इकोनॉमिक्स के एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ओलिगोपोली के अंडर में किंग डिमांड कर्व को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ओलिगोपोली में ही प्राइस लीडरशिप को डिस्कस किया था और उसके पहले कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली भी डिस्कस कर लिए। और उसके पहले भी अगर जाए तो मार्केट के अंडर में अभी तक हम लोग प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन भी कवर कर चुके हैं इन परफेक्ट मार्केट और मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग ओलिगोपोली के अंडर में किंग डिमांड कर्व। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। तो थ्योरी में पहला पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है द किंग डिमांड कर्व वाज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल स्विजी। तो जो पॉल स्विजी थे इन्होंने ओलिगोपोली थ्योरी के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा था। उस रिसर्च पेपर में उन्होंने किंग डिमांड कर्व के बारे में बात करी थी। और ये जो किंग डिमांड कर्व होता है ये क्या हमको दिखाता है, ये दिखाता है इंटरडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ द फर्म्स। तो जब हम लोगों ने ओलिगोपोली के फीचर्स डिस्कस किए थे तो वहां पर ही मैंने आपको बताया था कि जो ओलिगोपोली में फर्म्स होती हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, कोई भी डिसीजन अगर उनको लेना है, कोई भी पॉलिसी अगर वो लोग फ्रेम करने जा रहे हैं तो पहले उनको अपने कॉम्पिटिटर को देखना पड़ता है कि उसका क्या रिएक्शन होगा उस पॉलिसी को लेकर के, उसके बाद ही वो लोग कोई चीज़ आगे डिसाइड कर पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है, इन ओलिगोपोली फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये अभी हम लोगों ने देख लिया कि इंटरडिपेंडेंट होती हैं फर्म्स ओलिगोपोली मार्केट में on each other, and due to this there is an atmosphere of uncertainty for all the firms. No firm is in a position to visualize the consequences of its price and output policy with any degree of certainty. Therefore the demand curve of oligopoly firm is indeterminate. तो डिमांड कर्व जो होता है ये भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है फीचर्स में। तो जो डिमांड कर्व होता है ओलिगोपोली में वो इनडिटर्मिनेट होता है। वहाँ पर एक्यूरेटी उसके एक्यूरेसी के साथ में कोई भी फर्म ये नहीं बता सकती कि उसका डिमांड कर्व किस तरीके का होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस के साथ में क्या हो रहा है कि जब कोई भी फर्म अपना प्राइसिंग पॉलिसी या फिर अपना आउटपुट पॉलिसी वो करती है, डिसाइड करती है, तो उसका रिएक्शन जो होगा वो हर फर्म का अलग अलग तरीके का देखने को मिलता है। ठीक है, हर फर्म अलग तरीके से वहाँ पर बिहेव करती है उस प्राइस पॉलिसी को लेकर के। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिमांड कर्व होता है वो एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकती है कोई भी फर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला, इट कैन नॉट एक्यूरेटली एस्टिमेट इट्स सेल्स आफ्टर अ प्राइस चेंज बिकॉज डिफरेंट फर्म्स रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली टू प्राइस चेंज। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 फर्म्स थी हमारे पास में, 4 फर्म्स में से इस फर्म ने प्राइस में थोड़ा सा अपने चेंज किया। अब इस प्राइस में जो चेंज किया इसने, उसका चेंज का जो मतलब इफेक्ट होगा वो इस फर्म पे अलग तरीके का होगा, इस फर्म पे अलग तरीके का, ये फर्म अलग तरीके से बिहेव करेगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई फर्म प्राइस को चेंज करती है, ठीक है, तो प्राइस को चेंज को लेकर के हर एक फर्म, जो बाकी की जो बची हुई फर्म्स हैं मार्केट में, वो अलग अलग तरीके से वहाँ पर अपना बिहेवियर शो करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एस्टिमेट एक्यूरेटली नहीं कर सकती अपनी सेल को। और इसका ये मतलब होता है कि अगर सेल को नहीं डिटरमाइन कर पा रही तो इसका मतलब ये अपने डिमांड कर्व को भी वहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकती है एक्यूरेसी के साथ में। और लास्ट पॉइंट में जो हमसे बोल रहा है वो क्या है, द मॉडल ऑफ ओलिगोपोली सजेस्ट दैट प्राइसेस आर रिजिड एंड दैट फर्म्स विल फेस डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फॉर बोथ इंक्रीजिंग प्राइसेस एंड डिक्रीजिंग प्राइसेस। द किंक इन द डिमांड कर्व अकर्स बिकॉज द राइवल फर्म विल बिहेव डिफरेंटली टू प्राइस कट्स एंड प्राइस इंक्रीज। तो यहाँ पर ये बोला है कि ओलिगोपोली के अंडर में हम लोगों को प्राइस रिजिडिटी देखने को मिलती है। और इसका ये मतलब होता है कि इंक्रीज जब करेंगे आप प्राइस को और जब आप अपने प्राइस को डिक्रीज करेंगे तो हर एक फर्म जो है वो अलग अलग तरीके से वहाँ पर बिहेव करती है, जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व होता है उसमें किंक आ जाता है। ठीक है, किंक का मतलब है कि इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं किंक। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा किंग्ड डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली। और क्यों आता है इसका रीजन भी हम लोगों ने देख लिया कि वहाँ पर इंटरडिपेंडेंस होती है। इंटरडिपेंडेंस की वजह से जो फर्म्स होती हैं वो अपने डिमांड कर्व को एक्यूरेटली बना नहीं सकती, डिटरमाइन नहीं कर सकती। उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज की वजह, जब आप प्राइस को इंक्रीज करोगे तो अलग तरीके से बिहेवियर होगा, डिक्रीज करोगे तो अलग तरीके से। तो अभी हम लोग आगे वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे जब इंक्रीज होता है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है और डिक्रीज होता है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। तो अभी एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये थ्योरी हम लोगों ने बस डिस्कस कर ली यहाँ पे। अब देखिए जब प्राइस इंक्रीज होगा यहाँ पर, तो प्राइस इंक्रीज का मतलब क्या है कि जैसे 4 फर्म्स थी हमारे पास में, ठीक है, 4 फर्म्स 10-10 रुपए पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही थी। अब इस फर्म ने क्या किया, ये वाली जो फर्म है इसने अपने प्राइस को 10% इंक्रीज कर दिया। मतलब अब ये कितने रुपए का बेचेगी, 11 रुपए का बेचेगी। तो जब इसने 11 रुपए का कर दिया, बाकी फर्म्स 10 रुपए में बेची, तो कस्टमर किसकी तरफ जाएंगे, कस्टमर इसकी तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसने प्राइस को 10% अपने कम बढ़ाया है, ठीक है, 10% अगर इंक्रीज कर रही तो इसके कस्टमर तुरंत की तुरंत यहाँ पर स्विच कर जाएंगे। इसका मतलब इसकी जो डिमांड है उसमें 10% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिलेगा। कहने का सेंस ये है
कि जब एक फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करती है ओलिगोपोली के अंडर में, जब एक फर्म अपने प्राइस को इंक्रीज करती है तो वहां पर जो इलास्टिसिटी उसको मिलेगी वो मिलेगी ग्रेटर देन 1। मतलब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इसने 10% अपने प्राइस को इंक्रीज किया। 10% इंक्रीज करने की वजह से इसका जो डिमांड है उसमें फॉल कितना आ गया, उसमें मान लीजिए 15%, मतलब 10% से ज़्यादा का डिक्रीज होगा, मान लेते हैं 15% का फॉल आ गया। तो 10% इससे प्राइस, ये सोचा था कि 10% बढ़ा करके हम रेवेन्यू ज़्यादा ले लेंगे, तो इसने 10% बढ़ाया लेकिन इसकी डिमांड में उल्टा 15% का फॉल आ गया। और इसका रीज़न ये है कि इसके जो कस्टमर थे वो बाकी की फर्म्स के पास स्विच कर गए, क्योंकि वहाँ पर उनको यही जो प्रोडक्ट 11 रुपये का दे रहा है वही प्रोडक्ट उनको वहाँ पर 10 रुपये का मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि वो वहीं पर खरीदेंगे जा करके। तो ये होता है प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट। तो इसको अगर हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म में देखें तो क्या हो रहा है, इफ अ फर्म इंक्रीजेज द प्राइस देन इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव देन द राइवल। तो कस्टमर के लिए क्या होगा कि जो अगर आपने प्राइस को बढ़ाया है तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा एज कंपेयर टू योर राइवल्स। देयरफॉर कंज्यूमर विल स्विच टू इट्स राइवल्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं देयरफॉर फॉर अ प्राइस राइज, जब प्राइस राइज होगा देयर इज अ लाइकली टू बी अ सिग्निफिकेंट फॉल। ठीक है, जो डिमांड में फॉल हो रहा है वो सिग्निफिकेंट फॉल होगा अगर प्राइस वहां पर इंक्रीज करें, जिसकी वजह से जो डिमांड मिलेगी उनको कैसी होगी, हाईली इलास्टिक होगी। मतलब ई इज ग्रेटर देन 1 यहां पर देखने को हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला इन दिस केस इंक्रीजिंग प्राइस फर्म विल लूज रेवेन्यू बिकॉज द परसेंटेज फॉल इन द डिमांड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज राइज इन प्राइसेस। तो आपने अगर अपने प्राइस को 10% बढ़ाया है तो आपकी जो डिमांड है वो 10% से ज़्यादा गिरेगी, जिसकी वजह से आपका जो रेवेन्यू है वहाँ पे गिर जाएगा। तो ये होता है इम्पैक्ट प्राइस इंक्रीज का। इसके बाद हम लोग को बात करते हैं प्राइस डिक्रीज का क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखिए जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो वही फर्म्स का हम लोग केस ले लेते हैं। 4 फर्म्स थी हमारे पास में, ठीक है, 10-10 रुपए पे सब लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे। अब इस फर्म ने क्या किया, इस बार अपने प्रोडक्ट को 10 अपने मतलब जो इसका प्रोडक्ट था उसके प्राइस को 10% गिरा दिया, मतलब अब ये 9 रुपए का बेचेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये 9 रुपए का बेच रहा है तो बाकी फर्म 10 रुपए का बेचेंगे, तो इनके कस्टमर क्या होंगे, इसके पास स्विच करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही इसके कस्टमर जो बाकी फर्म्स के कस्टमर हैं वो इस वाली फर्म के पास स्विच करना स्टार्ट करेंगे, तो ये लोग जैसे ही देखेंगे कि इनके कस्टमर लूज हो रहे हैं तो ये लोग भी तुरंत अपने प्राइस को क्या करेंगे, कम करके 9 रुपए पे कर देंगे। मतलब उस फर्म को जिसने प्राइस को गिराया उसको फॉलो करेंगे, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी 9 रुपए पे कर देंगे। तो इसकी वजह से जो इसने प्राइस अपना गिरा करके सोचा था कि हम अपनी डिमांड को बढ़ा लेंगे, तो इतनी ज़्यादा डिमांड पर इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिला। मतलब ये देखें, इसने अपने प्राइस को क्या किया, 10% कम किया। इसने ये सोचा कि हम 10% कम करके यहाँ पर जो अपना वो है डिमांड उसको ज़्यादा बढ़ा लेंगे, लेकिन जैसे ही इसने 10% अपने उसको कम किया तो डिमांड पे इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आया। मतलब मान के चलते यहाँ पर 6% का ही इसकी डिमांड पे असर आया। तो रिलेशन आप याद रखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। अगर आप प्राइस को डिक्रीज करोगे तो डिमांड यहाँ पर इंक्रीज होगी, प्राइस अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो डिमांड वहाँ पर फॉल करेगी। तो जब प्राइस आपने इंक्रीज किया था तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन जब आप प्राइस डिक्रीज कर रहे हो तो वहाँ पर डिमांड तो बढ़ी लेकिन डिमांड कम बढ़ी। तो जब आप प्राइस इंक्रीज करो तो वहाँ पर आपका इलास्टिसिटी जो थी वो ग्रेटर देन 1 थी, लेकिन जब आप डिक्रीज करो तो वहाँ पर इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो गई। तो ये होता है प्राइस डिक्रीज का इम्पैक्ट। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो क्या है, इफ द फर्म कट्स इट्स प्राइस इट इज लाइकली टू लीड टू अ डिफरेंट इफेक्ट। तो जब प्राइस कट होगा तो वहाँ पर एक डिफरेंट इफेक्ट देखने को मिलेगा। In the short term, if the firm cuts its price, it would cause a big increase in the demand. तो पहले क्या हो रहा है कि जब प्राइस को गिरा रही है, उसने 10 रुपए से अपने प्राइस को क्या किया, 9 रुपए पे कर दिया। तो स्टार्टिंग में तो जो बाकी फर्म्स के कस्टमर थे वो इसकी तरफ स्विच करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्टिंग में तो इसका जो डिमांड, इसका जो मार्केट शेयर होगा वो इंक्रीज करेगा, मतलब कुछ समय के लिए इसका जो मार्केट शेयर है वो एकदम से इंक्रीज करेगा। लेकिन बाकी फर्म्स क्या करेंगे, जब वो देखेंगी कि मार्केट शेयर उनका कम हो रहा है और उनके जो कस्टमर हैं वो इस फर्म के पास में स्विच करते जा रहे हैं, तो वो भी अपने प्राइस को तुरंत के तुरंत गिरा देंगी। तो इसीलिए इसने ये जब सोचा था कि ये प्राइस को डिक्रीज करके अपनी डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगी, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी फर्म्स भी वहाँ पर फॉलो कर रही। यही अगर हम लोग बात करें इंक्रीज की प्राइस की, तो वहाँ पर फॉलो नहीं करती बाकी फर्म्स। अगर आपने 10 रुपये से 11 रुपये कर दिया तो बाकी की फर्म्स आपको वहाँ पर फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन जब आप प्राइस को डिक्रीज करोगे तो बाकी की फर्म्स आपको फॉलो करेंगी और वो अपने प्राइस को गिरा देंगी। नेक्स्ट पॉइंट में बोला, हाउएवर अदर फर्म्स विल नॉट वांट टू सी दिस फॉल इन द मार्केट शेयर एंड दे विल रिस्पॉन्ड बाय कटिंग द प्राइस टू फॉलो द फर्स्ट फर्म। ठीक है, तो जब उनको लगेगा कि उनका मार्केट शेयर जो है वो गिर रहा है तो वो जिस फर्म ने प्राइस को गिराया है उसी फर्म को फॉलो करेंगी और अपने प्राइस को भी गिरा देंगी। द नेट इफेक्ट
is that if all the firms cut its price, the individual firm only see a small increase in the demand. तो प्राइस अगर आपने डिक्रीज करके सोचा था कि डिमांड को आप बढ़ाएंगे तो डिमांड तो इंक्रीज करेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा इंक्रीज वहाँ पर नहीं करेगी, छोटा सा ही वहाँ पर डिमांड में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा. बिकॉज देयर इज अ प्राइस वॉर, डिमांड फॉर द फर्म इज प्राइस इन इलास्टिक, देयर इज अ स्मॉलर परसेंटेज राइज इन द डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी जो होगी वो यहाँ पर लेस देन 1 देखने को हम लोगों को मिलेगी. इफ द डिमांड इज इनइलास्टिक द प्राइस फॉल्स देन द रेवेन्यू विल फॉल. तो डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, तो प्राइस अगर आप फॉल करेंगे, प्राइस अगर आप गिराएंगे तो वहाँ पर आपको आपकी जो रेवेन्यू है वो भी वहाँ पर गिर जाएगी. तो ये जो दोनों केसेस हम लोगों ने देखे इंक्रीज और डिक्रीज को, जब इनको हम लोग साथ में यहाँ पर ले लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं. यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है और इलास्टिसिटी यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है. तो देखिए क्या हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व की बात करी थी उसमें क्या था कि मान लेते हैं अगर एक ओलिगोपोली मार्केट में अगर 10 फर्म्स है, ठीक है, तो 10 फर्म्स का मतलब ये है कि जब आप प्राइस में अपने चेंज करेंगे, ठीक है, जब आप अपने प्राइस में चेंज करेंगे तो ये हर एक फर्म जो होगी 10 फर्म्स ये अलग अलग तरीके से वहाँ पर बिहेव करेगी. उसकी वजह से आपको जो डिमांड कर्व मिलेगा वो हो सकता है 10 डिमांड कर्व वहाँ पर आपको देखने को मिले. 10 डिमांड कर्व तो हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते, हम लोग 2 कैटेगरी में इनको बांट देते हैं. एक कैटेगरी होगी जिसमें इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी और दूसरी कैटेगरी ये होगी कि जहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी. तो ये जो दोनों तरीके के दोनों इलास्टिसिटी वाले डिमांड कर्व है जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर प्राइस हमारा सेट हो जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी. तो ये देखिए प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पर दोनों डिमांड कर्व, ठीक है, ये जो दोनों डिमांड कर्व थे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली लाइन को यहाँ से हटा दीजिए और ये वाली लाइन को यहाँ से हटा दीजिए. तो इस प्राइस पे ही क्या होगा कि बाकी की फर्म्स और आप भी इसी प्राइस पे सामान को बेचोगे, ना आप डिक्रीज करोगे ना ही आप अपने प्राइस को इंक्रीज करोगे. तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी. तो इसी प्राइस पे सारी की सारी फर्म्स जो है वो मार्केट में सामान को बेचेंगी. अगर वो लोग गिराती हैं तो उनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो उनको इतना ज़्यादा डिमांड में इंक्रीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो इंक्रीज करती हैं तो उनकी डिमांड में जो फॉल आएगा वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर होगा. इसका देखिए क्या इंपैक्ट पड़ रहा है. अगर आपने 10% अपने प्राइस को इंक्रीज किया, ठीक है, 10% अगर प्राइस को इंक्रीज किया तो इसकी वजह से जो आपकी डिमांड है, ठीक है, जो आपकी डिमांड है वो कितनी गिर गई, डिमांड आपकी मान के चलिए 15% जो है वो फॉल कर गई. यहीं पर जब आप प्राइस को मान लीजिए अगर 10% अपने प्राइस को गिराते हैं, ठीक है, जब डिक्रीज करेंगे तो 10% आपने प्राइस को गिराया तो आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज तो करी, लेकिन कितनी इंक्रीज करी, सिर्फ 6% इंक्रीज करी. तो ये होता है प्राइस रिजिडिटी इन किंग डिमांड कर्व. तो ये कुछ हम लोगों को किंग डिमांड कर्व का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है. यहाँ पर किंग की अगर बात करें तो ये देखिए ये जो यहाँ पर इसमें बेंड आया है, इस बेंड को हम लोग बोलते हैं किंग, इस बेंड को हम लोग बोलते हैं किंग. और ये जो पूरा ड्रॉ होता है किंग डिमांड कर्व होता है, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा और डिफाइन कर देते हैं. तो इस तरीके से आपको किंग डिमांड कर्व यहाँ पर देखने को मिलेगा. ये देखिए ये तो हम लोगों का ऊपर वाला वही है, तो ये डिमांड कर्व हो गया, यानी कि ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है. इसी के साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं अपना मार्जिनल रेवेन्यू कर्व भी. तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व देखिए कैसे ड्रॉ होगा. ये ऊपर वाला जो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 थी जिसकी, तो जिसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है उसका मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ तक आएगा. उसके बाद जैसे ही यहाँ पर लेस देन 1 हो गई, ठीक है, जैसे यहाँ पर लेस देन 1 हो जाती है वहाँ पर एक गैप आ जाता है, एक ब्रेक आ जाता है मार्जिनल रेवेन्यू में. तो ये जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं से फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है. तो ये आप इसको डॉटेड लाइन से यहाँ पर दिखा सकते हैं. यहाँ पर ये देखें इस तरीके से. तो जब हम लोगों का जो इलास्टिसिटी वो ग्रेटर देन 1 थी तो एक अलग तरीके का यहाँ पर एमआर हम लोगों को देखने को मिला था. उसके बाद जैसे ही किंक आया तो किंक आने की वजह से क्या है कि मार्जिनल रेवेन्यू में एक बड़ा सा फॉल आया, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू में एक बड़ा सा फॉल आया और उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ से फिर से पिकअप करेगा और ये यहाँ से स्टार्ट करेगा. तो ये इसका हो गया, यानी कि इलास्टिसिटी ग्रेट इसका लेस देन 1 का. तो ये हम लोगों ने देख लिया कि किंग डिमांड कर्व किस तरीके से ड्रॉ होता है और क्यों ये ऑपरेट करता है ओलिगोपोली मार्केट के अंदर में. तो अगर आपका कोई भी डाउट हो किंग डिमांड से रिलेटेड आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.